राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। लद्दाख के कारगिल में शुरू हुआ पहला महिला पुलिस स्टेशन। यह स्टेशन 24 घंटे महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करेगा। इसे महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 29 जुलाई को मुहर्रम, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 7 सितंबर को जन्माष्टमी और 28 सितंबर को ईद ए मिलाद के मौके पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए आबकारी विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कहा है कि सशस्त्र बलों के सामने मौजूद खतरों एवं चुनौतियों के भविष्य में और जटिल होने की आशंका है और भारत को उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 जल्द ही शुरू होने वाली है। इस यात्रा में उत्तर प्रदेश को अधिक तवज्जो दिए जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस यात्रा में कांग्रेस पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश पर अधिक फोकस रखेगी। यमुना के बाद अब हिडन नदी उफान पर है। बाढ़ के पानी में तैरती दिखी डंपिंग यार्ड में खड़ी करीब 400 कारें। सोशल मीडिया पर इसकी फोटो जमकर हो रही है वायरल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में मणिपुर पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों को आमंत्रित करने के गृह मंत्री अमित शाह के पत्र का जवाब देते हुए सरकार पर आरोप लगाया है कि उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे एक यात्री के खाने में कॉकरोच मिलने से हड़कंप मच गया। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित सीबीआई मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा को 4 साल कैद की सजा सुनाई। महाराष्ट्र में लगातार तेज बारिश हो रही है। इसकी वजह से लोगों का जीना दूभर हो गया है। इसी बीच मुंबई और आसपास के ठाणे व पालघर जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे यहां जल जमाव और यातायात का संकट पैदा हो गया है। भारत ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और खुदरा कीमतों को काबू में रखने के लिए गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर 20 जुलाई को प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। खबर मिलने के बाद अमेरिका में चावलों की मांग तेजी से बढ़ गई है, जिससे यहां भी कमी पैदा हो गई है। 1999 युद्ध की विजय के महोत्सव विजय दिवस के अवसर पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्व के सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित युद्ध भूमियों में से एक द्रास में आयोजित श्रद्धांजलि व विजय दिवस महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कारगिल युद्ध के शहीद जवानों, गुप्त योद्धाओं और शहीद जवानों के परिवारजनों को नमन किया। रक्षा मंत्री ने राष्ट्र को सर्वप्रथम रखने वाले जवानों को याद करते हुए ऑपरेशन विजय की सफलता के 24 वर्ष पूरा होने की सभी देशवासियों को बधाई दी और कहा कि भारत का विशाल वटवृक्ष वीरों के खून से सिंचित है। भारत मां की रक्षा के लिए कारगिल में सैनिकों की दिखलाए गए शौर्य को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में याद किया जाएगा। आज इस कारगिल दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है और सबसे पहले मैं भारत माता के उन जाबांज सपूतों को नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं उन वीर सपूतों को ही नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र को सर्वप्रथम रखा और उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने में वो पीछे नहीं हटे। मैं उन वीरों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके सर्वोच्च बलिदान के कारण कश्यप मुनि, ललितादित्य और भगवान बुद्ध की आभा से प्रदीप्त इस पावन धरती पर आज हम विजय दिवस मना रहे हैं। मैं ऑपरेशन विजय की सफलता के 24 वर्ष पूरे होने पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज कारगिल की इस वीर भूमि पर आप सभी सैनिकों के बीच उपस्थित होकर मैं जिस गौरव की अनुभूति कर रहा हूं, मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। कारगिल की इन सुंदर पहाड़ियों में आप लोगों के साथ समय बिताना मेरे लिए बेहद सुखद है। साथियों, आज भारत रूपी जो विशाल भवन हमें दिखाई दे रहा है वो हमारे वीर सपूतों के बलिदान की नींव पर ही यह टिका हुआ है। भारत नाम का यह विशाल वटवृक्ष उन्हीं वीरों के
खून और पसीने से अभिसिंचित है। अपने हजारों सालों के इतिहास में इस देश ने अनेक ठोकरें खाई हैं, पर अपने वीर जवानों के दम पर यह देश बार बार उठा है। भारत मां के ललाट की रक्षा के लिए 1999 में कारगिल की चोटी पर देश के सैनिकों ने वीरता का जो प्रदर्शन किया, हमारे सैनिकों ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया, वह इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आज हम खुली हवा में सांस इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि किसी समय माइनस टेम्परेचर में भी हमारे सैनिकों ने ऑक्सीजन की कमी के बावजूद अपनी बंदूकें कभी नीचे नहीं की। आज कारगिल में भारत का ध्वज पूरे गौरव के साथ इसलिए लहरा रहा है क्योंकि 1999 में कारगिल के युद्ध में भारत के सैनिकों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मनों की छाती में अपना तिरंगा लहरा दिया था। कारगिल की वह जीत पूरे भारत की जनता की जीत थी। भारतीय सेनाओं ने 1999 में कारगिल की चोटियों पर जो तिरंगा लहराया था, वह केवल झंडा भर नहीं था, बल्कि इस देश के करोड़ों लोगों का स्वाभिमान था। अगर कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे कारगिल के हमारे सूरवीर यह कहते हैं कि मैं या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, तो मैं यह मानता हूं कि वह श्री कृष्ण के उस शाश्वत संदेश को चरितार्थ कर रहे हैं। भारत माता के उस सपूत के लिए तिरंगे में लिपट कर आना स्वर्ग प्राप्त करने से किसी भी सूरत में यह कम नहीं था। इसी प्रकार तिरंगा लहराकर आना यानी विजय प्राप्त करके आना अपने आप में यह समस्त सुखों से यह बड़ा है। सिर्फ कारगिल ही नहीं बल्कि आजादी से लेकर आज तक कई बार समय समय पर आप लोगों के शौर्य ने देश का यह मस्तक ऊंचा किया है। मुझे विश्वास है कि आगे भी आप सब इसी प्रकार देश की सीमाओं की रक्षा पूरी तन्मयता के साथ करते रहेंगे। और इसी के साथ अब आगे कुछ और न कहते हुए मैं एक बार फिर आप सभी को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज अपने उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उच्च अधिकारियों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने उच्च अधिकारियों के साथ राज्य में आयुष्मान भारत योजना, NHM व अन्य योजनाओं की समीक्षा की। बैठक के उपरांत स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया से बात की और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही बेहतरीन योजनाओं के पूरे देश में क्रियान्वयन की घोषणा की। क्या कहा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने, इस अवसर पर आप खुद सुने। 3 टाइप के काम तुरंत ही यूपी में चालू किया जाएगा। आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास करेगा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ लैब का शिलान्यास करेगा और ब्लॉक लेवल हेल्थ यूनिट का भी शिलान्यास करेगा, जो आने वाले दिनों में हमारी सुविधा को सुदृढ़ करेगा। यूपी बड़ा स्टेट है, एग्रीकल्चर स्टेट है। राज्य में नैनो यूरिया का प्रचार हो, राज्य में केमिकल्स फर्टिलाइजर का उपयोग कम हो और अल्टरनेट फर्टिलाइजर का उपयोग बढ़े, ताकि हमारी सोइल की सेहत भी बनी रहे। वर्तमान समय में कई डेटा हमारे सामने आ रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर का ज्यादा उपयोग से कई टाइप के डिसीज भी होते हैं, प्रोडक्शन सैचुरेट हो जाता है, फिर घटने लगता है। मैं आपको यूपी पंजाब का ताजा एग्जांपल देना चाहता हूँ। पिछले 5 साल में 16% यानी कि 16% प्रोडक्शन कम हुआ, उत्पादन कम हुआ, 10% फर्टिलाइजर कंजप्शन बढ़ा। उसका मतलब ये हुआ कि केमिकल फर्टिलाइजर का ज्यादा उपयोग करने से हमारी सोइल की, जमीन की, मिट्टी की सेहत भी बिगड़ती है, उत्पादन कम होना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम केमिकल फर्टिलाइजर से हटे नैनो यूरिया का उपयोग करें, हम नेचुरल फार्मिंग पर आगे बढ़े, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर आगे बढ़े। और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य के प्रशासन को भी डायरेक्शन दिया है, ताकि राज्य में अल्टरनेट फर्टिलाइजर का उपयोग बढ़ाया जाए। आज प्रेजेंटेशन में कई चीजें ऐसी मेरे ध्यान में आई जो यूपी गवर्नमेंट बेस्ट कर रही है। आपका हेल्थ मेला हर वीक में उत्तर प्रदेश में हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हेल्थ मेला लगता है और प्रति वीक में 2.5 से 3 लाख गरीब लोगों का इलाज हो जाता है। ये मॉडल हम देश में इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि सारे देश में भी ऐसा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हेल्थ मेला लगाया जाए हर वीक में और लोगों को
उससे ट्रीटमेंट दिया जाए। कई डिजिटल प्लेटफॉर्म यूपी गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है, बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन में मेरे सामने आया। सभी हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन थिएटर है उसका उपयोग कितना हो रहा है, कितना ऑपरेशन हो रहा है, डिजिटली इंफॉर्मेशन मिले ऐसा एक डैशबोर्ड पोर्टल यूपी गवर्नमेंट ने तैयार किया है, बहुत अच्छा है। उसका भी हम यूनिवर्सल नेशनल लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ई-रुपीज से लाभार्थियों के अकाउंट में सीधा पैसा देना, ई-रुपीज हेल्थ सेक्टर में उपयोग करने वाला उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बना है, वो हम सारे देश में उसका इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि लाभार्थी को सीधा डीबीटी से ई-रुपीज का उपयोग करके पैसा मिल जाए। जिस तरह से यूपी हेल्थ सेक्टर में बदलाव कर रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में राज्य के नागरिकों की हेल्थ को सुनिश्चित करेगा। आज के दिन में हर राज्य में अपनी अपनी ओर से व्यवस्था और सुविधा है, लेकिन वो इंटीग्रेटेड सारे देश के लिए मैं जो बता रहा हूँ नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत एक सर्वेलेंस सिस्टम क्रिएट करने की श्रृंखला का एक पार्ट है कि डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, रीजनल लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर लैब की एक श्रृंखला बने। ये श्रृंखला इसलिए महत्वपूर्ण है, या तो ब्लॉक लेवल पर उसकी टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आया, सरकार ने कोई टेस्ट कराना है, सरकारी हॉस्पिटल है, उसको लगे कि उसको टेस्टिंग के लिए मुझे डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर भेजना है, जो ब्लॉक पर व्यवस्था नहीं है तो वो सेंट्रल लेबोरेटरी में भेज देंगे। वहां कितने भी खर्च की कीमत का हो, वो गवर्नमेंट के थ्रू 150 टाइप के जो टेस्ट है वो वहां ही हो जाएगा। ऐसी एक सारे देश में होलिस्टिक व्यवस्था क्रिएट करने के लिए आयोजन किया गया है। ये श्रृंखला में हर डिस्ट्रिक्ट में एक लेबोरेटरी बनेगी। विपक्ष द्वारा सदन में प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने एक प्रेस वार्ता को आज संबोधित किया। इस अवसर पर चर्चा करते हुए कांग्रेस नेता ने प्रस्ताव लाए जाने के कारणों की चर्चा की और मणिपुर की वर्तमान स्थिति को भी रेखांकित किया। क्या कहा कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इस अवसर पर, आप खुद सुने। कल आप लोगों ने, कईयों ने काफी कोशिश की थी जानने की कि क्या अविश्वास प्रस्ताव हम लोग लेके आएंगे या नहीं। नियम और कायदा ये कहता है कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव या किसी भी प्रस्ताव का अधिकृत तौर के ऊपर नोटिस ना दे दिया जाए तो उसके बारे में चर्चा करना उचित नहीं रहता, और इसीलिए कल हमारे हाथ बंधे हुए थे। ये जो अविश्वास प्रस्ताव आज नियम 198 के तहत लाया गया है, ये महज कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव नहीं, ये इंडिया के जितने घटक दल हैं उन सब की तरफ से सामूहिक तौर के ऊपर यह प्रस्ताव लाया गया। इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के पीछे हमारी मंशा क्या थी, या ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी कि सामूहिक विपक्ष को ये अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। और उसका कारण बड़ा साफ है, उसका उल्लेख मैंने कल भी बहुत विस्तृत तौर पे किया था कि पिछले 83-84 दिन से जिस तरह की मणिपुर में परिस्थिति बनी हुई है कि वहां पे जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है, इन तथ्यों ने हमको मजबूर किया कि हम केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। हम ये क्यों मांग कर रहे थे, निरंतर और लगातार हम ये क्यों मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को दोनों सदनों के समक्ष आकर एक विस्तृत ब्यौरा देना चाहिए कि मणिपुर में जो परिस्थिति है वो इस मकाम पर क्यों पहुंची। और उसका सीधा सीधा कारण ये है कि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब सिर्फ सरकार का शीर्ष नेतृत्व दे सकता है। गृह मंत्री ने जो सदन में, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और माननीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उनको खत लिखा जो सार्वजनिक हुआ। लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं श्री अधीर रंजन चौधरी, उनको खत लिखा जो भी सार्वजनिक किया गया, और सरकार ने ये कहा कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं।
तो हम सरकार से निरंतर और लगातार ये पूछते रहे कि अगर आप चर्चा के लिए तैयार हैं तो उनको सदन में आके बयान देने में क्या हिचकिचाहट है, क्या संकोच है। भारत के उत्तर पूर्व की जो बहुत ही संवेदनशील परिस्थिति है, सरहद के राज्य हैं, पड़ोसी देश लगते हैं उन राज्यों के साथ, वहां पे अस्थिरता अगर फैलती है तो उसके दूरगामी राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। और ये कारण है कि हम लोग चाहते थे और अभी भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को इस अविश्वास प्रस्ताव का विस्तृत जवाब देना चाहिए। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली जिले में आयोजित संत रविदास यात्रा के प्रारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने संत रविदास को याद करते हुए कहा कि संत रविदास ऐसा राज्य चाहते थे जहां किसी को भूखा न रहना पड़े। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कार्यक्रम में भाजपा सरकार को समर्थन देने की अपील करते हुए उन्होंने 15 लाख वन उपज कार्यकर्ताओं को चप्पल, जूता, साड़ी, पानी की कुप्पी भेंट करने के साथ ही छाते की खरीद के लिए सभी 15 लाख तेंदुपत्ता कार्यकर्ताओं को 200 रुपए बैंक खाते में देने की भी घोषणा की। मेरे सभी बहनों और भाइयों, आज हमने संत रविदास जी की यात्रा का प्रारंभ किया है। संत रविदास जी कहते थे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिलहि सबहि को अन्न, छोट बड़ सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। वो कहते थे राज ऐसा होना चाहिए जहां सबको भोजन मिले, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, इसका इंतजाम सबके लिए हो। कोई छोटा और कोई बड़ा, कोई भी हो, सबको एक समान माना जाए। आज का ये जो कार्यक्रम है वो गरीब की सेवा का कार्यक्रम है। 15 लाख से ज्यादा भाई और बहनों, मेरे वो भाई बहन जो तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, जो वनोपज इकट्ठा करते हैं, मेरे उन सब भाइयों के लिए, मेरी सब बहनों के लिए आज हम उनके पाँव में बहनों के चप्पल पहनाएंगे, भाइयों को उनके पाँव में जूता पहनाए जाएंगे और मेरी बहनों को साड़ी भेंट की जाएगी। बहनों को साड़ी भेंट का कार्यक्रम है। उसके साथ साथ जब हम जंगल में जाते हैं तो पानी पीने के लिए अच्छी कुप्पी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आज पानी की कुप्पी भी बंटना शुरू होगी ताकि जंगल में अगर प्यास लगे आए तो अपने पास पीने के पानी की अच्छी कुप्पी रहे और हम प्यास बुझा लें। अभी गर्मी बहुत तेज है, बरसात का भी मौसम है, तो आज हम ये भी तय कर रहे हैं, छाता इतने सारे खरीद नहीं पाए और इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, छाता खरीदने के लिए 200 रुपए भी तुम्हारे खाते में डाले जाएंगे ताकि अपना अपना छाता खरीद ले। मेरी बहन, जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने जाओ और पाँव में चप्पल नहीं है तो बताओ कांटा गड़ जाता कि नहीं गड़ जाता है? गरीबों के दुख दूर करना है और इसलिए आज का कार्यक्रम है चरण पादुका भेंट करने का कार्यक्रम। आपके गांव में आपकी साड़ी पहुंचेगी, आपकी चप्पल पहुंचेगी, खाते में बैंक में 200 रुपया पहुंचेगा, भाइयों के पाँव में जूता पहनाने के लिए जूते की व्यवस्था होगी और पानी की कुप्पी पहुंचेगी। ये योजना है चरण पादुका योजना। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, सब गरीबों को 5 किलो राशन फ्री में देने का काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। निःशुल्क राशन मिले, फ्री में राशन मिले। मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई गरीब ऐसा है कि जिसके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं होगा तो सुनो मेरे बहनों और भाइयों, मैंने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाई है। जिनके पास रहने की जमीन नहीं है उनको जमीन का पट्टा देके जमीन का मालिक बनाऊंगा। कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन मथुरा में स्थित रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल अस्पताल में पीईटी सीटी स्कैन मशीन के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया। यह सीटी स्कैन मशीन कोटक महिंद्रा बैंक के सामाजिक दायित्व कोष द्वारा दी गई राशि से उपलब्ध कराई गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद को याद किया और कहा कि स्वामी जी द्वारा दिए गए नर सेवा के सिद्धांत के मार्गदर्शन में 125 वर्ष से यह संस्था लगातार कार्य कर रही है। संस्था की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आधुनिक मशीन के माध्यम से मथुरा ही नहीं आसपास के सभी जनपदों को लाभ होगा। रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम से जुड़े हुए सभी उपस्थित श्रद्धालुजन और उपस्थित भाइयों बहनों, 125 वर्ष सेवा के पूर्ण होने और इस अवसर पर वृंदावन स्थित रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम के चैरिटेबल हॉस्पिटल में पीटी स्कैन मशीन के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं सबसे पहले रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं। महिंद्रा कोटक बैंक को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चैरिटी के इस कार्य को CSR की राशि का बेहतरीन उपयोग करते हुए रामकृष्ण मिशन जैसी संस्था को चुना, जो पिछले 125 वर्ष से अपने संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी के मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा से मानव मात्र की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए कार्य कर रही है। मुझे तीसरी बार इस हॉस्पिटल में और सेवाश्रम के कैंपस में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है और हर बार किसी न किसी लोक कल्याणकारी कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। जब इन कार्यक्रमों के साथ मैं जुड़ता हूं तो मुझे स्वामी विवेकानंद जी की भी बातें याद आती हैं, जिन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से, जो उन्हें श्री रामकृष्ण देव की प्रेरणा से प्राप्त हुई थी कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और ईश्वर को हर उस व्यक्ति के अंदर देखना, जिसे हम दलिद्र मानते हैं, उसको एक नारायण के रूप में उसकी पूजा करना, और यही सच्ची सेवा है। और उस सेवा भाव के साथ आज भी इस पवित्र धाम में रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हमारे सन्यासी अपने भक्तों, अपने सहयोगियों के साथ निरंतर स्वामी जी के उन कथनों के अनुरूप निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यह अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है और यह अन्य सभी धर्मार्थ संस्थाओं के लिए एक नई प्रेरणा भी है। अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वास्तव में हमें धार्मिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर हम सच्चे धार्मिक हैं तो अपने स्वयं के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति अगर हम ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, तभी हम अपने धर्म का सही मायने में पालन कर रहे हैं। और यह कार्य लगातार 125 वर्ष से रामकृष्ण मिशन भारत के अंदर कोटि कोटि मानवों के जीवन के उद्धार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। यह अत्यंत एक सराहनीय पहल है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस संबंध में अनेक बार एक नई प्रेरणा प्रदान की। उन्होंने कहा था, वे ही जीवित हैं जो औरों के लिए जीते हैं। लोगों के मन में धार्मिक भाव आया है, लोग धर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन धर्म अंतःकरण की पवित्रता का माध्यम तो बनना ही चाहिए। लेकिन एक संवेदनशील प्राणी के रूप में हम सबको मानव मात्र की सेवा के लिए समर्पण का भाव भी पैदा करें, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं महिंद्रा कोटक बैंक को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने CSR की राशि का बेहतरीन उपयोग इस हॉस्पिटल के लिए यहाँ पर किया है और एक ऐसी मशीन जो कैंसर की प्राथमिक जांच को समय पे किसी भी पेशेंट को उपलब्ध करवा करके उसके मन के उन सभी, अगर उसके मन में कोई संशय है, उस संशय को दूर करने के लिए इन्होंने अच्छी मशीन यहाँ पे उपलब्ध करवाई है। जो मुझे बताया गया कि अभी यहाँ पे अगल बगल के किसी भी जनपद में इस प्रकार की सुविधा नहीं थी और इस सुविधा का लाभ यहाँ पे आने के बाद यहाँ आने वाला कोई भी श्रद्धालु एक चैरिटी भाव के साथ इसके साथ जुड़ करके इन कार्यक्रमों को करेगा। और आज के दिन पे मुझे लगता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत परिवर्तन हुआ है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से रामकृष्ण सेवाश्रम हॉस्पिटल और इससे जुड़े हुए सभी संस्थानों को PET स्कैन मशीन उपलब्ध होने पर
हृदय से बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ऑडिटोरियम में युवा मतदाताओं और NSUI छात्र संगठन के पदाधिकारियों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए मतदान की उम्र को 18 वर्ष किया, लेकिन जिस राजनीतिक समझ की अपेक्षा पूर्व प्रधानमंत्री ने की थी उसकी अभी भी युवाओं में कुछ कमी है। सीएम बघेल ने युवाओं को सलाह देते हुए कहा कि नौजवानों को राजनीति में दिलचस्पी लेनी चाहिए, क्योंकि जब अच्छी सरकार होगी तभी युवाओं का भी विकास संभव है। फिर से आज साइंस कॉलेज इंडोर स्टेडियम में हम लोग एकत्रित हुए हैं, लेकिन यहाँ हमारे संगठन के लोग हैं और साथ ही पूरे प्रदेश से आए हुए हैं। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अमेरिका का औसत आयु क्या है, कोई बता सकता है? 38 साल। और यूरोप के औसत आयु कितनी है? 44 साल। और जापान की औसत आयु कितनी है? 49 साल। और हमारे देश के औसत आयु कितनी है? 29 साल। तो दुनिया में सबसे युवा राष्ट्र कौन सा हुआ? हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। देश में 50% जो आबादी है वो 29 साल की और 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। तो देश में राजनीति किनके लिए होनी चाहिए? युवाओं के लिए होनी चाहिए। और यही बात समझ के राजीव जी ने क्या किया था? 21 साल से वोट डालने का अधिकार को 18 साल किया। बड़े दूरदर्शी नेता थे हमारे राजीव जी। 21 साल से घटा के उन्होंने 18 साल कर दी। लेकिन क्या उस हिसाब से हम लोगों में जो 18 साल से 21 साल के नौजवान लड़के लड़कियां उसमें राजनीतिक समझ आई? थोड़ी कमी रह गई है। हम लोग मांग क्या करते हैं? हमारा कॉलेज अच्छा होना चाहिए, हमारी लाइब्रेरी बहुत सुंदर होनी चाहिए, आवागमन की सुविधा होनी चाहिए, क्लास में टीचर बराबर हो, कोचिंग की व्यवस्था हो जाए। यही चाहते हैं ना। अभी अब राजनीतिक बात करो तो बोले हमको राजनीति से लेना देना नहीं, हमको तो लाइब्रेरी अच्छी मिलनी चाहिए, कॉलेज अच्छा होना चाहिए, हमारे घर के आसपास कॉलेज होना चाहिए, यही सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छी कॉलेज, अच्छी लाइब्रेरी होने के लिए भी अच्छी सरकार होनी चाहिए। तो वहां के विधायक कुलदीप जुनेजा जी हुए, जैसे ये क्षेत्र भाई विकास उपाध्याय का है, तो शहीद स्मारक स्कूल हमारे कुलदीप जुनेजा जी का है। वो संयोग से उसी स्कूल में पढ़े थे और उन्होंने कहा, जब स्कूल की बिल्डिंग उन्होंने देखी, वहां की व्यवस्था, वहां की लाइब्रेरी, वहां के फिजिक्स के, केमिस्ट्री के लैब उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा, जब मैं पढ़ रहा था तो आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? तो इसके बताने का मतलब ये है, जब सरकार अच्छी होगी तो व्यवस्थाएं भी अच्छी होगी, सुविधाएं भी अच्छी होगी और बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। ये देश हम सबका है। कोई धर्म नहीं है जो आपको हिंसा सिखाए। सभी, कोई करुणा की बात करते हैं, कोई दया की बात करते हैं, कोई सेवा की बात करते हैं, कोई प्रेम की बात करते हैं। तो आपसे यही निवेदन, आपके पास कॉलेज में पढ़ने का वक्त है, घर में भी पढ़ने का वक्त है, आपको परीक्षाओं की तैयारी करनी है, तो आप थोड़ा सा समय महापुरुषों की जीवन जरूर पढ़िएगा। चाहे दुनिया के हों, चाहे हमारे देश के हों, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, चाहे आर्थिक क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है, उनकी जीवनी जरूर पढ़िएगा। कैसे संघर्ष करके वो आगे बढ़े, उससे आप प्रेरणा लें और प्रेरणा लेके आप आगे बढ़ें, विचारवान बनिए। केवल नारा लगा देने से आप NSUI के सच्चे सिपाही नहीं बन सकते। आप सच्चे सिपाही तब बनेंगे, सच्चे नेता तब बनेंगे जब आप कांग्रेस की विचारधाराओं को जानेंगे, समझेंगे, नेताओं के विचारधाराओं को समझेंगे, उनके कार्यों को समझेंगे, तब आप सही मायने में NSUI के पदाधिकारी कहलाने के हकदार बनेंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।